कमरा नंबर 2। ताला दीवार ने नहीं, किसी के पाप ने लगाया था। रामनगर के पुराने बाजार से गुजरते हुए मैं और ब्योमकेश जब कृष्ण लॉज के काले भीगे दरवाजे के सामने पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे इमारत खुद सांस रोककर हमें घूर रही हो। हल्की बरसात के बाद धरती की गंध उठ रही थी, लेकिन लॉज की दीवारों से एक अजीब सी ठंड रिश्ती थी, और यही पहली चीज थी जिसने मुझे असहज कर दिया। चौकीदार ने अपनी कंटीली टॉर्च मेरी आंखों में मारी तो ब्योमकेश ने धीमी आवाज में कहा, अजीत, इस अंधेरे का रंग देखो, यहां कुछ दबाया गया है। मैं समझ नहीं पाया कि वो किस ओर इशारा कर रहा था, लेकिन लॉज में कदम रखते ही वो एहसास और गहरा गया। गलियारे के बीच में काई जमी थी, लकड़ी की छत से बूंदें गिरकर पत्थर पर चुभती आवाजें बना रही थीं। हवा में इतनी चुप्पी थी कि जरा सी सरसराहट भी डर बनकर कानों में घुसती थी। चतुर्वेदी लॉज मालिक अत्यधिक विनम्रता दिखाते हुए आगे आया। उसके मुस्कान में एक बनावटी खिंचाव था, जैसे किसी ने उसे मुस्कुराने पर मजबूर किया हो। उसने हमें कमरा नंबर 3 दिया, पर वो लगातार कमरा नंबर 2 की दिशा में झांक रहा था। उसकी टकली को चमकाने जितना समय शायद उसे डर की सफाई में लगना चाहिए था, क्योंकि उसकी हर हरकत में घबराहट का पसीना चमक रहा था। अंदर घुसते ही कमरा थोड़ा बासी सा और बंद महसूस हुआ, पर उससे भी ज्यादा परेशान करने वाला था बगल के कमरे से आती कमजोर लेकिन सीधी नस को छूती ठक ठक की आवाज, जैसे कोई दीवार के भीतर किसी खोए दरवाजे को टटोल रहा हो। मैंने सोचा ये हवा की आवाज होगी, पर ब्योमकेश ने उंगली उठाकर कहा, यह ताल नहीं, ये तलाश है। उसके चेहरे पर एक ऐसे आदमी का साया था जो जानता है कि रात किसे बुलाती है। रात का दूसरा पहर उतर चुका था। कुमार की तरह एक बेचैन अंधेरा गलियारों में रेंगने लगा। मुझे नींद नहीं आ रही थी, जैसे पूरा लॉज किसी घड़ी की टिक टिक पर नहीं, बल्कि किसी अनदेखे जीव के कदमों पर टिका हो। अचानक कमरा नंबर 2 की दिशा से ठंडी हवा का झोंका आया, जबकि खिड़कियां बंद थीं। मैं चौंक कर उठ बैठा। उसी समय ब्योमकेश ने धीरे से कहा, सुन रहे हो, कोई चल रहा है। न जूते की आवाज, न चप्पल, न कुछ, सिर्फ नंगे पैरों की सरसराहट। मेरी रीढ़ में एक तैरता हुआ कंपन उठ गया। फिर वही आवाज, छप छप, जैसे कोई लॉज के बीचों बीच किसी को ढूंढ रहा हो, पर जिसको तलाश है वो शायद कभी लौट कर आने वाला नहीं। हम दोनों ने कमरे से बाहर झांका। गलियारा खाली था, लेकिन फर्श पर काले बीले निशान बने हुए थे, ठीक वहीं से शुरू होकर कमरे नंबर 2 के सामने खत्म होते हुए। ब्योमकेश उन निशानों को बिना कुछ बोले देखता रहा। उसकी आंखों में एक बेचैनी नहीं, बल्कि एक पैना संदेह चमक रहा था, जैसे कोई जासूस नहीं, बल्कि एक पुराना ऋषि किसी अदृश्य धुन को सुनने लगा हो। उसने दीवार पर हाथ रखकर थपथपाया। आवाज खोखली थी, बिल्कुल वैसे जैसे किसी के अंदर रहस्य बंद कर देने की कोशिश की गई हो। मेरी सांसें अटकने लगी। दीवार बोल रही है अजीत, उसने फुसफुसा कर कहा, और जो बोलता है उसे चुप कराने के लिए कोई बहुत कोशिश कर चुका है। अगली सुबह चतुर्वेदी चाय लेकर आया तो उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने कप रखा और जैसे ही जाने लगा, ब्योमकेश ने पूछा, ये कमरा नंबर 2 क्यों बंद है? चतुर्वेदी का रंग एक सेकंड में मुरझा गया। रात में वहां कोई नहीं ठहरता, 2 महीने से तो बिल्कुल नहीं, उसने धीमी बिखरी आवाज में कहा। जो भी जाता है लौट कर नहीं आता। यह कहते हुए उसकी आंखें डर की दीवारों में खो गईं। उसने अग्रवाल नाम के आदमी का जिक्र किया, जो एकदम रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। दरवाजा अंदर से बंद था, पर भीतर कोई नहीं मिला। बात पूरी करते करते उसकी आवाज कांप कर फट गई। मुझे लगा जैसे वो हर शब्द के साथ कुछ छिपा रहा है, कुछ ऐसा जो उसने देखा था या किया था। उस रात मैंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, मैं कमरे नंबर 2 की आवाजों की सच्चाई समझूंगा। लेकिन ब्योमकेश पहले से ही तैयार था। उसका चेहरा शांत था, पर आंखें किसी तीखे औजार की तरह चमक रही थीं।
हम दरवाजे के सामने खड़े हुए और बिना कुछ बोले उसने जंजीर उठाई। ताला अंदर से बंद था, लेकिन दरवाजे के निचले हिस्से में धूल बहुत हल्की थी, जैसे किसी ने बार बार उसे धीरे से छुआ हो। ब्योमकेश ने बिना समय गवाए दीवार की दूसरी तरफ की गैलरी का निरीक्षण शुरू किया। उसने एक जगह उंगली रोकी, फिर झुककर ईंट को हल्का सा धक्का दिया। ईंट ऐसे हिली जैसे कोई सांस ले रहा हो। तभी उसने दीवार पर टॉर्च फेंकी और वहां कोनों में बिल्कुल महीन, लगभग अनदेखी चांदी सी खरोंचें देखी। नाकाफी ताकत, लेकिन लगातार कोशिश। उसने बुदबुदा कर कहा, किसी ने दरवाजा नहीं खोला, रास्ता दीवार में ढूंढा। हम दोनों अपने कमरे लौट आए, लेकिन रात जैसे खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। हवा की आवाजें अधिक ठंडी, अधिक मानवीय लगने लगी, जैसे सिर्फ दीवार नहीं, पूरी इमारत किसी वजूद की भटकन में डूबी हो। आधी रात के करीब हल्की चीख जैसी आवाज आई, बहुत दूर से, शायद छत की दिशा से। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ब्योमकेश बिल्कुल स्थिर बैठा रहा, आंखें बंद, जैसे किसी अनजाने संकेत को समझने की कोशिश कर रहा हो। ये लॉज सांसें लेता है अजीत, उसने धीमी पर अस्वाभाविक शांति से कहा, और कमरे नंबर 2 उसकी नाड़ी है। सुबह होते ही उसने चतुर्वेदी को बुलाया। कमरे नंबर 2 का ताला खोलने के लिए कहा तो चतुर्वेदी के हाथ सीधे कांपने लगे। मैं नहीं खोल सकता, उसने घबरा कर कहा। वो कमरा अपशगुन है। उसकी आवाज में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ मिटती हिम्मत। लेकिन ब्योमकेश पीछे नहीं हटा। उसने मुझसे औजार लाने को कहा। कुछ ही मिनटों में हम ताला तोड़ रहे थे। जैसे जैसे किवाड़ खुलता जा रहा था, मेरी सांस भारी होती जा रही थी। भीतर घुप अंधेरा था, लेकिन उससे पहले जो चीज महसूस हुई वो थी एक अजीब ठंडी गंध, सीली और किसी पुराने रहस्य जैसी। कमरा सूना था। धूल चारों कोनों में जमकर घनी हो चुकी थी। खिड़की बंद थी, पर हवा अंदर ऐसे खड़ी थी जैसे किसी ने अभी अभी कमरे से निकलकर दरवाजा बंद किया हो। ब्योमकेश ने दीवार पर हाथ रखा। यहां कहीं न कहीं एक झूठ दबा है, उसने कहा। उसके स्वर में एक अजीब थरथराहट थी, डर की नहीं, खोज की। उसने दीवार ठोकी। 1, 2, 3, फिर 4। चौथी ठक ठक पर हवा में फर्क पड़ गया, जैसे अंदर कोई गुहा इंतजार कर रही हो। उसने छेनी मांगी। मैंने दीवार में दरार बनते देखी तो मेरी धड़कन तेज हो गई। दीवार टूटी और अंदर से एक संकरी घुटन भरी जगह सामने आई। वहां की हवा लगभग दम तोड़ चुकी थी। दीवार के भीतर एक छोटा कक्ष था, इतना छोटा कि कोई खड़े होकर सांस भी ना ले सके। अंदर एक काला कंकाल दुबका पड़ा था। उसकी बगल में एक धूल में लिपटी कुंजी और एक पुरानी चिट्ठी। चिट्ठी पर लिखा था चतुर्वेदी, और उसके आगे शब्द मिट चुके थे। ब्योमकेश की आंखें सिकुड़ गईं। उसने कंकाल उठाया। उसकी हड्डियां किसी भूली आवाज की तरह खनकी। अग्रवाल, उसने धीमे स्वर में कहा। गायब नहीं हुआ था, गुम कर दिया गया था। उसी वक्त किसी ने तेज कदमों से दौड़ लगाई गलियारे में। मैं बाहर भागा, पर गलियारा खाली था। हवा का एक झोंका कमरे नंबर 2 के दरवाजे को जोर से धकेल कर बंद कर गया, जैसे इस कमरे को पता हो कि हमने उसका राज खोल दिया है। तभी सीढ़ियों पर एक आदमी दिखा, काले कपड़ों में हाफता हुआ, आंखों में लालच और पसीना साथ साथ बह रहे थे। ब्योमकेश ने उसे तुरंत पहचान लिया। वर्मा, उसने धीरे से कहा। अग्रवाल का कारोबारी साथी, जो अग्रवाल के राज की तलाश में हर रात लौटता था। वर्मा भागने को मुड़ा, तभी चतुर्वेदी के कदम सुनाई दिए, कांपते हुए, मानो किसी पाप का बोझ उसकी एड़ियों में बंधा हो। ब्योमकेश ने चतुर्वेदी की ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई संदेह नहीं था, सिर्फ एक नंगा सच। चतुर्वेदी का चेहरा राख की तरह पीला पड़ गया। हवा में एक थरथराहट फैली, जैसे दीवारें भी उसकी जबान खोलने की प्रतीक्षा कर रही हों। कमरे नंबर 2 के बाहर खड़ा चतुर्वेदी बेचैन सांसें ले रहा था, जैसे उसके भीतर कोई अदृश्य तंतु टूटने वाला हो। ब्योमकेश ने उसे बैठने को कहा, पर उसकी टांगें जैसे अपना वजन भी संभालने से डर रही थीं।
कमरे के भीतर मिली उस डायरी के कुछ पन्ने ब्योमकेश के हाथ में थे। अधंधेरे में लालटेन की लौ पन्नों पर कांपते हुए छाया डाल रही थी और हर छाया चतुर्वेदी के भीतर किसी गहरे पाप की याद जगा रही थी। अजीत ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, यह डायरी, इसमें सब लिखा है। आखिर तुम उससे क्या चाहते थे? पर चतुर्वेदी सिर्फ होंद भींचे रहा। तभी ब्योमकेश ने धीमे स्वर में कहा, कमरे नंबर 2 में भूत नहीं था, सिर्फ इंसान की बनाई भूल भुलैया थी और तुम उसके चौकीदार नहीं, उसके निर्माता थे। यह सुनकर चतुर्वेदी जैसे ढह गया। उसके चेहरे पर कोई अपराधी गर्व नहीं था, सिर्फ डर, पछतावा और लालच की उस मरी हुई चमक का धुंधला अवशेष। वो टूटी आवाज में बोला, अग्रवाल, उसने मेरे लॉज में छिपकर अपना व्यापार चलाना शुरू किया था। उसे रातों की शांति चाहिए थी और मुझे पैसे। पर जब उसके धन और सिक्कों का जिक्र सुनाई दिया तो मैंने सोचा कि इतना खजाना मेरे हाथ लग सकता है। उसने दीवार के पीछे की जगह का इस्तेमाल अपने कागज और सोने के लिए किया था। मुझे गुस्सा था कि वो मुझे मूर्ख समझता है। एक रात बात बढ़ गई। उसने कहा कि वो लॉज छोड़ देगा और सब पुलिस को बता देगा। बस उसके बाद मैंने धक्का दे दिया। चतुर्वेदी अपनी हथेलियों को इस तरह देख रहा था जैसे पहली बार समझ रहा हो कि वो खून से समे हो सकते हैं। अजीत के गले में गुस्से और घृणा का मिश्रण अटका था। तो तुमने उसे दीवार के पीछे बंद कर दिया? चतुर्वेदी चुप रहा। चुप्पी ही उसका अपराध पत्र बन गई। ब्योमकेश ने कहा, और उसके बाद तुमने कमरे नंबर 2 को भूतिया घोषित कर दिया ताकि कोई उधर ना आए। और रातों में जो आवाजें आती थीं वे उस छोटे कक्ष की नमी और धसी हुई ईंटों के खिसकने की थीं, मानो दीवार खुद अपने सीने में दफन राज उगलने को तड़पती हो। चतुर्वेदी की आंखों से आंसू बह निकले। मैं डर गया था। दीवार तोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। सोचा सब अपने आप मिट जाएगा। ब्योमकेश ने पन्नों को मोड़कर उसे देखा, एक शांत पर चीर देने वाली दृष्टि से। अपराध कभी अपने आप नहीं मिटता, वो बस इंतजार करता है कब कोई दरवाजा खोले। इसी दौरान बाहर से किसी के तेज कदमों की आवाज आई। वर्मा पुलिस के साथ लौट आया था। कमरे नंबर 2 के सामने भीड़ जमा हो चुकी थी। वर्मा ने सब कुछ सुन लिया और उसका चेहरा घमंड से नहीं बल्कि किसी टूटे हुए भ्रम से भरा था। तो अग्रवाल गया था और मैं समझता रहा कि वो खजाना लेकर भाग गया, इसलिए मैं हर रात यहां छिपकर सुराग ढूंढता रहा, पर असली राज दीवार के पीछे सड़ रहा था। पुलिस ने चतुर्वेदी को बांध लिया। उसकी चाल ढीली थी, जैसे अपराध ने उसके भीतर की रीढ़ ही चुरा ली हो। जब उसे बाहर ले जाया गया तब लॉज की गलियों में शोर नहीं था, बस रात के थके हुए पत्तों का सरसराना। अजीत ने धीरे से कहा, ब्योमकेश, इंसानी लालच कितना गहरा हो सकता है? ब्योमकेश ने खिड़की से झांकते हुए उत्तर दिया, भूतों से डरने वाले लोग भूल जाते हैं कि सबसे भयानक रूहें दीवारों में नहीं, इंसान के अंदर रहती हैं। भोर की धुंध धीरे धीरे गली के किनारों से उठ रही थी। कृष्ण लॉज अब शांत दिखाई देता था, जैसे लंबे समय बाद किसी अनदेखे बोझ से मुक्त हुआ हो। कमरे नंबर 2 का दरवाजा खुला था। भीतर ठंडी हवा का हल्का झोंका बहा और लालटेन की लौ शांत हो गई। अजीत ने आखिरी बार उस कमरे को देखा और कहा, अब यह कमरा अपने डर से आजाद है। ब्योमकेश ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। डर कभी कमरे में नहीं रहता, बस लोगों की कहानियों में छिप जाता है। सूरज की पहली किरणें लॉज की पुरानी छत पर पड़ी और दोनों सड़क की ओर बढ़ गए, मानो एक रहस्य पीछे छोड़ कहीं नई पहेली की ओर चल पड़े हों। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू।